अस्सलामुअलैकुम बच्चों, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शाफी एंड यू गाइस आर वाचिंग बायोमिस्ट्री। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज़ आप लोगों के लिए, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज टेस्ट जो बेसिकली बायोलॉजी के होंगे। और पीएमडीसी एमडीकैट के अंदर पीएमडीसी एमडीकैट के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, पीएमडीसी एमडीकैट सिलेबस के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, मेरी कोशिश होगी कि इन तमाम चैप्टर्स के प्रैक्टिस टेस्ट, इन तमाम चैप्टर्स के क्वेश्चंस, इन तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपको वीडियो की सूरत में प्रोवाइड किए जाएं और एक एक क्वेश्चन का बहुत अच्छी तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। अब इसको करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सर इंपॉर्टेंस क्या है, वाई वी शुड डू दिस, क्यों करें। देखो, सबसे पहली बात, एमडीकैट के अंदर अगर मैं 2026 की बात करूं तो इस वक्त एमडी कैट के सिलेबस के अंदर तकरीबन 45% जो वेटेज है एमडी कैट के पेपर के अंदर, वो सिर्फ बायोलॉजी का है। यानी कि अगर आप 81 आउट ऑफ 81 स्कोर कर लेते हो बायोलॉजी के अंदर, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइन जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए हैं बायोलॉजी के अंदर एंड दे आर नाउ स्टडिंग इन मेडिकल कॉलेज। एंड अगर आप 81 आउट ऑफ 81 स्कोर कर लेते हो, जो कि बहुत आसान है, बस शर्त इतनी है कि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, शर्त इतनी है कि आपने प्रैक्टिस किए हो क्वेश्चंस, शर्त इतनी है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो अगर आप 81 आउट ऑफ 81 स्कोर करना चाहते हो तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो। तो बायोलॉजी के जो एमसीक्यूज है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप आराम से 81 आउट ऑफ 81 स्कोर कर सकते हो। अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूं तो फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स मुश्किल लगते हैं, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री के अंदर इक्वेशंस आपको मुश्किल लगती होंगी, लेकिन बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है एमडीकैट के लिए जो आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी होता है। और जब आपका इंटरेस्ट होता है तो आपके लिए 81 आउट ऑफ 81 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं होती। देखो, अब इस पूरी सीरीज को करवाने का मतलब क्या है, इस पूरी सीरीज को करवाने का मतलब यह है कि आप चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके ये देखो कि आप कहां स्टैंड करते हो। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस शीट सॉल्व करोगे तो हो सकता है वहां पे आपको क्वेश्चन ना समझ में आए कोई, और आपके पास कोई वीडियो सॉल्यूशन भी ना हो। तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आपने करना यह है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने सिंपली जो है वो अपने साथ एक नोट्स की कॉपी खोल के रखनी है, और हर क्वेश्चन के एंड के ऊपर, फॉर एग्जांपल अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 नजर आएगा, तो आपने क्या करना है, स्क्रीन को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करना है, और वीडियो को पॉज करके खुद उसका सॉल्यूशन करना है। अगर आप उसका सॉल्यूशन कर लेते हो एंड वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आता है कि सर ये तो मेरा बिल्कुल ठीक हुआ, इसका मतलब है वो कॉन्सेप्ट, वो टॉपिक आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है। और अगर लेट सपोज आपने उस क्वेश्चन को गलत किया है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको बहुत डिटेल में चीजें समझ में आ रही होंगी, और उसी क्वेश्चन के अंदर उस पूरे क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब सवाल ये होता है कि सर मैं सिंध का हूं, पंजाब का हूं, बलूचिस्तान का हूं, केपी का हूं, गिलगित का हूं, क्या मेरे लिए ये सीरीज काफी होगी, क्या मैं इस सीरीज को देख सकता हूं? देखो बेटा, इस पूरी सीरीज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तमाम बोर्ड्स को मलहूज़े खातिर रखते हुए, तमाम बोर्ड्स को देखते हुए बनाए गए। तो आसान जबान में अगर मैं बात करूं तो सिंपल में, आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हो, आया आप गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हो, बलूचिस्तान से रखते हो, केपीके से रखते हो या सिंध से रखते हो, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपके लिए अपना एग्जाम देना बहुत हद तक आसान हो जाएगा। तो आप आराम से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, किसी भी किस्म की कोई मसले मसाइल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
कोशिश करो कि इसको साथ साथ सॉल्व करो। अब होगा क्या, देखो एमडी कैट के अंदर एक वाहिद रास्ता जिससे आप स्कोर कर सकते हो वो एमसीक्यूज का आंसर करना ही है। और अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका नहीं आता, एमसीक्यूज को मार्क करने का तरीका नहीं आता, कॉन्सेप्ट लगाने का तरीका नहीं आता, तो अल्टीमेटली आप स्कोर इतना अच्छा नहीं कर पाओगे। और असल गेम तो बायोलॉजी का है। 81 अगर आपके नंबर आ गए तो पीछे जो नंबर बचते हैं उनको लेना काफी हद तक आसान हो जाता है, यानी कि आपका 40% तो सीधा सीधा यहां से सीधा हो जाता है। तो अल्टीमेटली आपके लिए बहुत हद तक आसानी हो जाती है। तो बताने का मकसद ये कि आपने कोशिश करनी है कि इस पूरी सीरीज को एंड तक देखना है, और मेरी कोशिश होगी कि तमाम चैप्टर्स जो एमडी कैट के अंदर इंक्लूडेड हैं उन तमाम चैप्टर्स के वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किए जाए, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपकी प्रैक्टिस, आपके कॉन्सेप्ट इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, एंड दे आर गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर आप बहुत अच्छे से कवर अप कर लेते हो, ठीक है। तो मेजॉरिटी क्वेश्चंस इससे देखने को मिलते हैं, मेजर चैप्टर है और अच्छे खासे क्वेश्चंस किसी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, चाहे वो एमडी कैट हो, चाहे वो आपका नम्स हो, चाहे वो एकेयू हो, उसके अंदर आपको रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा बेसिक पॉइंट ऑफ डिस्कशन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट्स हैं और रिप्रोडक्शन के चैप्टर के अंदर जितने कॉन्सेप्ट्स आ रहे होंगे या जितने टॉपिक्स आ रहे होंगे, उन तमाम टॉपिक्स को हम बिना किसी देरी के देख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। कह रहे प्रोसेस that produces new generation and maintain a species population is, वो कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर नए जनरेशन प्रोड्यूस होती है, नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं और स्पीशी की पॉपुलेशन को मेंटेन किया जाता है। तो ऑब्वियसली जब भी कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो एक नई जनरेशन आती है और वो उसकी जगह के ऊपर पॉपुलेशन में अपनी जगह बना रही होती है। दैट इज़ अ वेरी बेसिक फिनोमेना। तो ये रिप्रोडक्शन के लिए आता है। होम्योस्टैसिस में तो आप इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हो, तो ये नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो सकता एंड रेस्पिरेशन तो फॉर श्योर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो आंसर बनता है वो क्या बनता है, रिप्रोडक्शन बनता है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है ह्यूमंस आर डैश एंड आर डैश ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन क्या है और ह्यूमंस डैश ऑर्गेनिजम्स है। देखो ह्यूमंस के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, क्योंकि यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल, ये इन्वॉल्व होते हैं। तो मेल और फीमेल तो इन्वॉल्व है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। ए सेक्सुअली नहीं हो सकता। ए सेक्सुअली नॉर्मली उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जो सिंपल होते हैं, तो ए सेक्सुअल नहीं हो सकता, सेक्सुअल। अब सवाल ये होता है कि ह्यूमंस आर ओवीपैरस या ह्यूमंस आर वाइवीपैरस। ओवीपैरस वो होते हैं जो एग ले करते हैं, जबकि वाइवीपैरस वो होते हैं जो बेसिकली बर्थ कर रहे होते हैं, बर्थ दे रहे होते हैं अपने बच्चे को। तो यहाँ पे क्योंकि इंसान बर्थ दे रहा होता है, नया बच्चा पैदा हो रहा होता है, एग तो नहीं आता, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है टेस्टिस इन मेल्स आर लोकेटेड आउटसाइड डैश कैविटी बट इनसाइड डैश। टेस्टिस जो बेसिकली गुनेड है, गुनेड अगर मैं बात करूँ इन द केस ऑफ मेल क्या है टेस्टिस, इन द केस ऑफ फीमेल क्या है ओवरीज, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेंगे, कौन सी कैविटी के बाहर होती हैं? भाई देखो हमें पता है जो ओवरीज होती है वो एब्डोमेन के अंदर होती है, लेकिन टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर नहीं होता। टेस्टिस नॉर्मली एक सैक के अंदर होता है, एक बैग के अंदर होता है, एक मस्कुलर बैग कह लो। इस मस्कुलर बैग को इस मस्कुलर बैग को आप स्कॉर्टम कह रहे होते हो। इस स्कॉर्टम के अंदर यहां पे मौजूद होते हैं टेस्टिस, ठीक है। तो दो टेस्टिस मौजूद होंगे। तो ये कहाँ है, बॉडी के बाहर। किसके बाहर, बॉडी में एब्डोमेन के बाहर। तो ये एब्डोमेन के बाहर है, बट ये जिस सैक के अंदर है उसको स्कॉर्टम कह रहे हैं। बैग के अंदर है जिसको आप स्कॉर्टम कह रहे हो, और जिस कैविटी में मौजूद है, जो अंदर खाली जगह मौजूद है जहाँ ये मौजूद है, दैट इज कॉल्ड द स्कॉर्टल सैक, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एब्डोमेन के बाहर है, स्कॉर्टम के अंदर है, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस क्योंकि लोअर टेम्परेचर पे होता है बॉडी से, तो आराम से चल सके, ठीक है। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, बट क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अगर कम हो तो उस पर ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो इसलिए बॉडी ने इसको बाहर रखा है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। आगे चलते हैं।
कह रहा है ईच ह्यूमन टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू, अगर आप एक ह्यूमन टेस्टिस को डिवाइड कर काटोगे तो आपको इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे जिन्हें आप लोब्यूल्स कहते हो। अब कितने होते हैं ये आपने नंबर सिंपल याद कर लेना है, 250 से 300 हो सकते हैं, तो आंसर यहाँ 250 से 300 लोब्यूल्स का हो जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। कह रहा है इट इज नोन एज अ स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट क्या होती है? देखो ये टेस्टिस है, टेस्टिस से एपिडिडाइमस निकला और एपिडिडाइमस से ये जो डक्ट निकलती है जिसको आप वास डेफरेंस, डक्टस डेफरेंस कहते हो, ये बेसिकली स्पर्म को लेकर जाती है। और अगर हमने कभी स्टेरिलाइजेशन करनी हो, कभी हमने किसी भी मेल को स्टेराइल बनाना हो, तो हम क्या करते हैं, इस स्पर्मेटिक डक्ट को या इस वास डेफरेंस को कट कर देते हैं, ठीक है, मेजरली वेजेक्टमी के अंदर। तो असल में जो स्पर्म डक्ट है उसका नाम क्या है? वास डेफरेंस। तो यहाँ आंसर वास डेफरेंस बनेगा, तो वास डेफरेंस शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं एपिडिडाइमस इज नॉट रिलेटेड टू। ये जो एपिडिडाइमस है ये टेस्टिस से आने वाले स्पर्म को मैच्योर करवाएगा, इनको स्टोर करेगा, उनकी कंसंट्रेशन करेगा, ठीक है, उनको कंसंट्रेटेड बनाएगा, उनको स्पर्म की मोटिलिटी देगा। बट ये जो स्पर्म का प्रोड्यूस करना है ये होता है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो यहां आंसर क्या बनेगा? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म बनेगा। आंसर इज ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। कौन सी ऐसा स्ट्रक्चर है जो स्पर्म को ट्रांसफर करता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके? तो आंसर यहाँ पे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया तो हो सकता है, बट एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पीनस आता है, स्कर्टम आ जाएगा। तो असल में पीनस जो जिसे आप कॉप्युलेटरी ऑर्गन कहते हो, जो कॉप्युलेशन का मतलब होता है मेटिंग, तो मेटिंग या सेक्सुअल इंटरकोर्स करवा रहा होगा, दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी बनेगा। आगे चलते हैं। अगेन सिंपल क्वेश्चन। अगले सवाल में आपसे कह रहा है मेजर पार्ट ऑफ सीमेन इज सीक्रेटेड बाय। देखो सीमेन के अंदर वैसे तो 3 ग्लैंड्स आपके इन्वॉल्व होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, बट सीमेन में 2 होते हैं। एक होता है सेमाइनल वेसिकल जो कि 60% तक सीमेन के अंदर सिक्रेशंस दे रहा होता है। सीमेन के अंदर वैसे होती 2 चीजें, एक तो ग्लैंड से आने वाली सिक्रेशंस होती हैं, दूसरा स्पर्म्स होते हैं। तो ग्लैंड से आने वाली जो सिक्रीशंस है वो 60% सिक्रीशंस कहाँ से आ रही होती है? सेमाइनल वेसिकल से। तो मेजर यही होगा। प्रोस्टेट से कितने % आ रही होती है? प्रोस्टेट से अल्टीमेटली जो है वो 60 से कम ही आ रही होती है। तो प्रोस्टेट सब बड़ा ग्लैंड तो है, सबसे बड़ा ग्लैंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो बड़ा ग्लैंड है, सबसे बड़ा रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कह लो, या जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड ग्लैंड है वो है तो प्रोस्टेट, बट इसकी सिक्रीशन ज़्यादा नहीं होती, सिक्रीशन सेमाइनल वेसिकल की होती है। तो आंसर यहाँ ऑप्शन ए बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस इज अनदर टर्म फॉर। इंटरस्टिशियल सेल क्या होते हैं? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके बाहर कुछ सेल्स हैं जिन्हें आप इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडी कहते हो। तो ये इनका पूरा नाम है और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ जो आंसर बनेगा वो लेडिक सेल का बनेगा। लेडिक सेल वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन। स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया, जाहिर सी बात है स्पर्म टेस्टिस के अंदर तो प्रोड्यूस होंगे। स्पर्म क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, टेस्टिस में प्रोड्यूस होंगे। ओके, टेस्टिस भी इतना बड़ा है, टेस्टिस के अंदर भी कहाँ होंगे? ऑब्वियसली एक स्ट्रक्चर होता है जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। तो ये क्या प्रोड्यूस होंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ठीक है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आसान जवाब था, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहे थे नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब अगर आप देखो नॉर्मल प्रोसेस को, होता ये है, ये स्पर्मेटोगोनिया होता है। ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस कहता है और उसके नतीजे में बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। और ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, जाहिर सी बात है ये माइटोसिस के नतीजे में बना है।
आगे तो मियोसिस होगी, बट अभी ये माइटोसिस के नतीजे में बना है। तो क्योंकि ये माइटोसिस के नतीजे में बना है तो स्पर्मेटोगोनियम जो है, ये स्पर्मेटोगोनिया जो है वो बेसिकली होता है डिप्लॉइड। तो ये भी क्या होगा, ये भी डिप्लॉइड होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में है वो क्या है, सेम एज एन स्पर्मेटेड। अब आगे क्या होता है, आगे मियोसिस होती है, तो आगे जो कुछ बनेगा स्पर्मेटेड बनेगा, वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम में आधा ही होगा, यानी कि डिप्लॉइड नहीं होगा, हैप्लॉइड होगा। ये डिप्लॉइड है, ये क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो ऑब्वियसली ये तो नहीं हो सकता, सेम नंबर में तो नहीं हो सकता। अब अगले ऑप्शन में कह रहा है हाफ ऑफ दैट इन स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम में भी डिप्लॉइड है, यहाँ भी डिप्लॉइड है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। क्या सेम एज एन स्पर्मेटोगोनियम है, यस स्पर्मेटोगोनियम भी डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है, तो सेम हो जाएगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेम नहीं होंगे क्योंकि आगे मियोसिस हो रही है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर इज ऑप्शन बी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आगे चलते हैं, कह रहे टोटल नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस्ड बाय वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये स्पर्मेटोगोनियम है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, और फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे जाके पूरी डिवीजन जब मियोसिस कंप्लीट करता है तो ये 4 स्पर्म्स बनाता है, स्पर्मेटिड्स बनाता है, और फिर स्पर्म बन जाता है। सही है, तो 4 बन रहे होते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्पर्म कितने बनते हैं, 4। सही है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स बन रहे होते हैं। तो आंसर यहाँ 4 हो जाता है। अगर आपसे इसका उल्टा पूछ ले, लेट सपोज आपसे पूछ ले कि भाई 8 है, 8 क्या है, 8 आपके पास जो है वो सेल्स है, 8 स्पर्म्स है, कितने स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे, तो ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ओवर एंड ओवर बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं, कह रहे हैं स्पर्मियोजेनेसिस क्या है। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो स्पर्मेटिड का बनना, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, और फिर स्पर्मेटिड का मेच्योर होना स्पर्म के अंदर, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। तो स्पर्मेटिड का याद रखना, स्पर्मियोजेनेसिस कोई डिवीजन नहीं है, बल्कि स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट होना, यानी कि बेसिकली मैच्योरेशन होना है, कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस। तो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, ना स्पर्मेटोगोनियम फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ये भी नहीं हो रहा। इसी तरीके से ना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में या स्पर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके अंदर सिंपल बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट स्टिल आंसर यहाँ पे क्या बनने वाला है, आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी बनने वाला है। आगे चलते हैं, कह रहा है ह्यूमन स्पर्म और ओवम में सिमिलैरिटीज हैं इन फॉलोइंग रिस्पेक्ट। किस रिस्पेक्ट के हिसाब से, किस चीज़ के हिसाब से स्पर्म और ओवम में सिमिलैरिटी है। देखो चाहे स्पर्म हो चाहे ओवम हो, है तो गैमीट से। स्पर्म मेल गैमीट है, ओवम फीमेल गैमीट है, तो दोनों क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, नॉट डिप्लॉइड, दोनों हैप्लॉइड होंगे। बाकी स्पर्म का साइज छोटा होता है, ओवम का साइज बड़ा होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। स्पर्म में मोटेलिटी होती है, ओवम में इतनी नहीं होती, ऑब्वियसली नहीं हो सकता। दोनों में जेनेटिकल मेकअप कैसे सिमिलर हो सकता है, अगेन नहीं होगा। आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए बनता है, ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनपेयर्ड स्ट्रक्चर रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिसाब से अनपेयर्ड स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर आपको याद हो, ये 2 ओवरीज हैं, ये निकली फैलोपियन ट्यूब, एक फैलोपियन ट्यूब यहाँ भी होगी। इसी तरीके से आपको एक यूट्रस देखने को मिलेगा, और यूट्रस के नीचे वजाइना होगी, सही है। तो ओवरीज 2 हैं, तो फैलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट भी 2 होंगी। ओविडक्ट दूसरा नाम है फैलोपियन ट्यूब का, फैलोपियन ट्यूब बिल्कुल 2 हैं, ठीक है। कह रहा है अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड का मतलब 2 नहीं है, एक है। तो ये क्या है, दिस इज वजाइना। तो वजाइना सिर्फ एक होती है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, वजाइना हो जाएगा। तो वजाइना शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले सवाल में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट थिन कवरिंग ऑफ यूट्रस। अब अगर आप यूट्रस की वॉल देखोगे तो सबसे बाहर जो लेयर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जिसे आप पेरीमीट्रियम कहते हो। फिर बीच में स्मूथ मसल की एक लेयर आती है जिसे आप मायोमीट्रियम कहते हो, मसल से बनी हुई। फिर आखिरी में जो लेयर आती है, ये हर महीने जो है वो शेड ऑफ हो रही होती है, नहीं बन रही होती है, इसे आप एंडोमीट्रियम कहते हो। तो बाहर वाली पूछी थी, तो आंसर यहाँ पेरीमीट्रियम हो गया, ठीक है, सिंपल। मायोमीट्रियम में क्या होगा, स्मूथ मसल्स होंगे। एंडोमीट्रियम बनेगी, डिजॉल्व होगी, बनेगी, खत्म होगी, ठीक है। तो यहाँ आंसर पेरीमीट्रियम हो जाता है। आगे चलते हैं,
कह रहा है इट इज़ अ नैरो एंट्रेंस टू द यूट्रस फ्रॉम वजाइना एंड इज नॉर्मली ब्लॉक्ड बाय द प्लग ऑफ मसल्स। ठीक है, तो अगर मैं यूट्रस बनाऊँ तो यूट्रस के नीचे और ये वजाइना सही है, यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग है जिसमें बेसिकली म्यूकस मिल रहा होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर सर्टेन मौके आते हैं जहाँ पे इसको थिन किया जा रहा होता है ताकि क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके। तो ये जो यूट्रस की नैरो ओपनिंग है इसको क्या कह रहा हूँ, दिस इज सिंपली कॉल्ड द सर्विक्स। क्या कहोगे, सर्विक्स कहोगे। तो सर्विक्स के अंदर म्यूकस मिलता है और नॉर्मली इसको आप जो है वो रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर कहीं ना कहीं थिन होता हुआ देखते हो। तो आंसर यहाँ ऑप्शन डी बनता है। वूम दूसरा नाम है यूट्रस का। ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब को कहते हैं, ओवरी से बिल्कुल अलग चीज़ है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सर्विक्स हो जाएगा। तो सर्विक्स शुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं, कह रहा है बोथ यूरेथ्रा एंड वजाइना इन ह्यूमन फीमेल। अब मेल के अंदर यूरेथ्रा में से सीमेन भी पास होता है और यूरिन भी पास होता है, तो एक ही ओपनिंग होती है, जबकि फीमेल के अंदर यूरेथ्रल ओपनिंग अलग होती है, वजाइनल ओपनिंग अलग होती है। तो दो सेपरेट ओपनिंग्स होती है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया तो है, सेम ओपनिंग नहीं है। पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूरेथ्रा कैसे हो सकता है, ऑब्वियसली नहीं हो सकता। और यूरेथ्रा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की भी पार्ट नहीं आता फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो यहाँ आंसर क्या होगा, सेपरेट ओपनिंग होगा। तो एक ओपनिंग होती है यूरेथ्रा की, एक ओपनिंग होती है वजाइना की, नीचे होती है एनएस की ओपनिंग। तो बेसिकली 3 ओपनिंग्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देयर आर 3 ओपनिंग्स। आगे चलते हैं, कह रहे करेक्टली ट्रेस द पाथ ऑफ स्पर्म फ्रॉम पीनिस टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। पहली बात, फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है। फर्टिलाइजेशन में होता यह है कि स्पर्म को ओवम के साथ फ्यूज करवाया जाता है, और ये जो फर्टिलाइजेशन होती है फैलोपियन ट्यूब में होती है। फैलोपियन ट्यूब में भी कहाँ होती है, ओविडक्ट में भी कहाँ होती है, ओविडक्ट में भी ये होती है एम्पुला के अंदर, ये याद रखना। अब आप ट्रेस करो पाथ को टिल द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो पीनिस कॉपुलेशन करेगा और तमाम के तमाम स्पर्म्स को डिपॉजिट करेगा वजाइना में। अब वजाइना के बाद आपको पता है, लेट सपोज मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये यूट्रस हो गया, सर्विक्स हो गया, नीचे वजाइना हो गया। तो वजाइना के बाद सर्विक्स, सर्विक्स के बाद यूट्रस, वजाइना के बाद डायरेक्टली यूट्रस, नो, वजाइना के बाद सर्विक्स, सर्विक्स के बाद यूट्रस, और यूट्रस के बाद यहाँ पे क्या नज़र आ जाएगी आपको, फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ आंसर ऑप्शन बी बनता है। क्लियर क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर किसी को कोई मसला होगा। आगे चलते हैं, कह रहा है मेन रिक्वायरमेंट फॉर सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोसीड oocyte फर्दर इज। अब होता यह है कि जब oogenesis का प्रोसेस चल रहा होता है तो फीमेल के अंदर प्राइमरी oocyte बनता है, बट ये प्राइमरी oocyte को रोक दिया जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ जब फीमेल की बर्थ नहीं हुई, इसको रोक दिया जाता है प्रोफेज 1 के ऊपर। अब जब बर्थ होती है, प्यूबर्टी हिट होती है, तो प्यूबर्टी हिट होने के बाद हर महीने कुछ oocyte डेवलप करते हैं, और डेवलप करने के बाद आगे बढ़ते हैं, और जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनको मेटाफेज 2 के ऊपर रोक दिया जाता है, यानी कि सेकेंड मियोटिक डिवीजन पे रोक दिया जाता है, और कहा जाता है कि भाई वेट करो, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो फिर आपने अपना मियोटिक डिवीजन 2 कंप्लीट करनी है और ओवम के अंदर कन्वर्ट होना है, अदरवाइज नहीं हो सकते आप। तो यहाँ ये किसका इंतजार कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन का, ताकि स्पर्म आए फर्टिलाइज करे। तो यहाँ आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, तो यानी कि ओव्यूलेशन के बाद जो कुछ रिलीज हो रहा होता है वो सेकेंडरी oocyte होता है। ओके सर, आगे चलते हैं, कह रहा है ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल्स नॉर्मली टेक प्लेस। अब जो ह्यूमंस में ओव्यूलेशन होती है, अगर मैं ऑन एन एवरेज 28 डेज की साइकिल देखूं तो 28 डेज की साइकिल में 14th डे के ऊपर ओव्यूलेशन होती है। पहला फेज कौन सा होता है, मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। फिर होता है अगला फेज जिसमें फॉलिकल ग्रो कर रहा होता है, तो ओवरी के केस में उसे फॉलिक्यूलर फेज कहते हैं, और यूट्रस में क्योंकि ईस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ रहा होता है तो उसे आप प्रोलिफरेटिव फेज कहते हो। जैसे ही ये फेज एंड होता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर करता है और उसमें से oocyte निकल जाता है। दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। कब हो रही है, पहला फेज मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिक्यूलर फेज कह लो। तो बिगनिंग पे तो नहीं हो रही, जस्ट बिफोर द एंड ऑफ सिक्रीटरी फेज नहीं, वो वहां पे तो फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, नो। मिड ऑफ सिक्रीटरी फेज, नो। तो यहाँ आंसर क्या बनेगा, एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज एंड हो रहा होगा तो ओव्यूलेशन हो जाएगी।
आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है विड्रॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसकी अगर विड्रॉल हो जाए, मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाए या एकदम ख़त्म हो जाए, तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें पता है एक नॉर्मल फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, लेकिन जैसे ही कॉर्पस लूटियम डिजनरेट करेगा और वो कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट होगा, अब प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, तो जो एंडोमेट्रियम है वो शेड ऑफ होगी और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। आगे चलते हैं। कह रहा है व्हाट विल बी द प्रोबेबल डे ऑफ ओव्यूलेशन इफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंप्लीटेड इन 30 डेज। अगर किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 डेज की है तो ओव्यूलेशन कितने दिन पे होगी? एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपसे ओव्यूलेशन का कोई भी पूछ ले, कोई भी डेट पूछ ले और आपको नंबर ऑफ डेज दे दे साइकिल के, तो आपने क्या करना है? नंबर ऑफ डेज में से 14 माइनस कर लेना है। जो आंसर आएगा वो ओव्यूलेशन का डे होगा। तो अगर 35 दे रहा है तो 14 माइनस कर लो, 30 दे रहा है तो भी 14 माइनस कर लो, यहाँ 30 दे रहा है तो 30 माइनस 14 या अप्रॉक्सीमेटली 16 आएगा। तो यहाँ आंसर क्या बनेगा? यहाँ आंसर 16th डे बनेगा। तो आंसर इज ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन क्या करता है? ईस्ट्रोजन रिलीज होता है फ्रॉम द ग्रैन्युलोजर सेल्स ऑफ द फॉलिकल्स, और फॉलिकल से आके ये क्या करेगा? पहली बात, ये जो ईस्ट्रोजन है ये नेगेटिव इनहिबिशन करता है एफएसएच के ऊपर, तो ईस्ट्रोजन बढ़ेगा, एफएसएच कम होगा। एफएसएच बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उल्टा होगा। तो याद रखना, ईस्ट्रोजन जैसे ही बढ़ेगा वो एफएसएच को कम करेगा। तो इनहिबिशन ऑफ एफएसएच तो बिल्कुल करेगा। आपसे पूछ रहा है क्या नहीं करेगा एक्सेप्ट, तो प्रोलिफरेशन करवाएगा। यस, एंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन करवाता है, ठीक है। वेस्कुलराइजेशन ऑफ एंडोमेट्रियम भी करवा सकता है। असल आंसर सिक्रीशन ऑफ एफएसएच है। तो आंसर यहाँ ऑप्शन डी बनता है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर नॉर्मली कितने दिन तक चलता है? तो मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑन एन एवरेज अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखूं तो 3 से, कुछ किताबें कहती हैं 5 दिन, कुछ किताबें कहती हैं 7 दिन, तो 3 से 7 दिन चल सकता है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो यहाँ आंसर ऑप्शन बी बनता है, ठीक है। ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। कह रहा है मेजर सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो ये अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलेगा। यहाँ पे ऑन स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहे सिफिलिस एक एसटीडी है, अब आपको बता दिया किससे होता है, एक बैक्टीरिया से होता है, जिस बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपोनीमा पैलिडम। ट्रिपोनीमा पैलिडम वुड बी द राइट आंसर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये पास पेपर का सवाल है। इसी तरीके से निजेरिया गोनोरिया क्या करवाता है? गोनोरिया करवाता है। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई टेटनस करवाता है, जो कि एक एसटीडी नहीं है। निजेरिया गोनोरिया करवाएगा, जो कि एक एसटीडी है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस करवाएगा। तो यहाँ आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा। ये पास पेपर में एग्जैक्टली इसी तरीके से पूछा जाता है। आगे चलते हैं। गोनेड्स किससे ड्राइव होता है? तो हमने बार बार ये डिस्कस किया कि एक्टोडर्म से नॉर्मली नर्वस सिस्टम आता है, एंडोडर्म से नॉर्मली डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, तो मीजोडर्म से मसल्स और इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। तो गोनेड भी मीजोडर्म से ही आते हैं। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। कह रहे टेस्टिस ऑफ मैन अकर। टेस्टिस ऑफ मैन कहाँ होते हैं भाई? बॉडी के बाहर होते हैं। बॉडी के बाहर होते हैं, इनसाइड तो नहीं होते। अबव डॉर्सल एओर्टा नो, ऑन ईच साइड ऑफ किडनी नो, तो इन स्कॉटल सैक। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स की जो स्पर्म्स आर कंसंट्रेटेड, स्पर्म्स कहाँ कंसंट्रेट होते हैं? मैंने आपको बताया मैच्योरेशन, स्टोरेज और कंसंट्रेशन ये कहाँ होती है? एपिडिडाइमस के अंदर होती है। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? एपिडिडाइमस हो जाएगा। आगे चलेंगे। अगले सवाल में कह रहा है अगर आप वास डेफरेंस को सर्जिकली कट कर दो, जैसे वेजेक्टमी के अंदर करते हो, या ब्लॉक कर दो, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, अगर आपने ट्यूब को ही कट कर दिया तो स्पर्म ऊपर कैसे आएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस तो टेस्टिस में चलेगा, और होगा ये कि जाहिर सी बात है टेस्टोस्टेरोन भी प्रोड्यूस हो रहा होगा, क्योंकि टेस्टिस को तो आपने कहीं नहीं छेड़ा, तो ये भी नहीं हो सकता। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस भी हो रहा होगा। स्पर्म इन द सीमेन बिकम नॉन मोटाइल। बेटा जब स्पर्म ऊपर आएगा ही तो मोटाइल और नॉन मोटाइल का फैसला आप कैसे करोगे? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन है, सीमेन विदाउट स्पर्म होगा। सीमेन में दो चीज़ें हैं ना, एक तो सिक्रीशन है, दूसरा स्पर्म है, तो स्पर्म से ही हो। यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन है। आगे चलते हैं। विच वन इज अनपेयर्ड ग्लैंड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में
कौन सा ग्लैंड अनपेयर्ड? तो समाइनल वेसिकल पेयर्ड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जिसे आप कॉपर्स ग्लैंड कहते हो ये भी पेयर्ड है। जो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो प्रोस्टेट होता है जो कि अनपेयर्ड है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन सी बनेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। कह रहा है ह्यूमंस में स्पर्म प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या है? देखो स्पर्म प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ह्यूमंस के अंदर वो मेल्स में हो रहा है और मेल्स में एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, रुकता नहीं है, कंटिन्यूस है। तो यहाँ आंसर कंटिन्यूस हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द डिप्लॉइड सेल? तो मैंने आपको बताया था स्पर्मेटोगोनियम से बनता है क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये दोनों डिप्लॉइड होते हैं क्योंकि स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस करके क्या बनाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो देख लो भाई, स्पर्मेटिड क्या होगा? हैप्लॉइड होगा और स्पर्म भी हैप्लॉइड होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होगा। इसी तरीके से स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड होगा, स्पर्मेटिड हैप्लॉइड होगा। आपसे दोनों डिप्लॉइड पूछा तो आंसर यहाँ स्पर्मेटोगोनियम एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो अभी हमने देखा था 4 बनते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। भाई एक स्पर्मेटोसाइट से, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स बनते हैं क्योंकि मियोसिस होती है, सिंपल। आगे चलेंगे। ग्राफियन फॉलिकल इज मेंटेन्ड बाय। अब ये ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर जो oocyte होता है ना, इसके अराउंड एक पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसको मिला जुला के आप फॉलिकल कहते हो। अब जब मेच्योर फॉलिकल होता है उसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। और ये फॉलिकल ग्रो क्यों करता है? एफएसएच की वजह से। तो ग्राफियन फॉलिकल को मेंटेन कौन कर रहा है? एफएसएच कर, यानी कि फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कर रहा है। फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज एक्चुअली मेंटेनिंग एंड डेवलपिंग द फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल भी उसी में आ जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी बन जाएगा। आगे चलते हैं। प्रोजेस्टेरॉन कब सीक्रेट होता है? देखो याद रखना, प्रोजेस्टेरॉन जो है, समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि जो प्रोजेस्टेरॉन है वो आता है ओव्यूलेशन के बाद, क्योंकि जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर होता है और oocyte बाहर आता है। तो पीछे जो स्ट्रक्चर बनता है वो बन जाता है कॉर्पस लूटियम, और ये कॉर्पस लूटियम मुसलसल प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है जो कि एंडोमेट्रियम को और वेस्कुलराइज करवा रहा होता है। तो ये आफ्टर ओव्यूलेशन होता है। आफ्टर ओव्यूलेशन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होना शुरू होता है। पार्चुरेशन कहते हैं बर्थ को। तो बर्थ से इसका डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं बन सकता। तो यहां आंसर ऑप्शन ए बनता है। आगे चलते हैं। कह रहा है वो कौन सी सेल्यूलर लेयर है जो मुसलसल डिसइंटीग्रेट करती टूटती है और दोबारा बनती है फीमेल्स के अंदर? अब फीमेल्स की बात कर ली तो डर्मिस मेल्स में भी होती है, कॉर्निया मेल में भी होता है, एंडोथीलियम और ब्लड वेसल मेल में भी होता है। नॉर्मली ये डिसइंटीग्रेट और रीजनरेट नहीं करती। असल आंसर क्या? एंडोमेट्रियम, जो मैंने आपको बताया कि जो सबसे इनर लाइनिंग है दैट इज द एंडोमेट्रियम। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बन जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है लोअर नैरो एंड ऑफ यूट्रस इज टर्म्ड एज, जो यूट्रस का लोअर एंड होता है उसको क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। अभी हमने देखा, तो आंसर यहाँ ऑप्शन ए बनता है। आगे चलते हैं। द स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन गर्ल्स, ठीक है, नॉर्मली प्यूबर्टी फीमेल्स कब हिट करती हैं? 9 से 12 साल, या आप अगर इसे एक्सटेंड करके 15 साल भी ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। नॉर्मली 9 से 12 साल के अंदर फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। सबसे पहली जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है उसको मेनार्की कहते हैं, और ये प्यूबर्टी के बाद ही होती है। लेकिन मान के चलो ये मेनार्की है, 9 साल की उम्र में हुई है। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये चलती रहेगी अंटिल अ सर्टेन पॉइंट अराउंड 50 ईयर्स के आसपास। एक वो वक्त आएगा जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली रुक जाएगी। जब ये रुकेगी ना तो उसको मेनोपॉज कहते हैं। परमानेंट सेसेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो अराउंड 50 ईयर्स होती है उसे आप मीनोपॉज कहते हो। तो मीनोपॉज, पहली मेंस्ट्रुएशन को मेनार्की और खत्म होने को मेनोपॉज, सिंपल। आगे चलते हैं। कह रहे फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय स्पर्म कहाँ होता है? तो मैंने आपको बताया था फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ओविडक्ट के अंदर। एग्जैक्टली कहाँ बताया था? एम्पुला के अंदर। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलेंगे। द फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल दैट लास्ट फॉर अबाउट 3 to 7 days। तो 3 to 7 days कौन सा फेज चल रहा होता है? मेंस्ट्रुएशन फेज चल रहा होता है। जो सिक्रेटरी फेज या जो ल्यूटियल फेज होता है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो ऑन एन एवरेज किसी भी फीमेल के अंदर फिक्स होता है, तकरीबन ऑन एन एवरेज 14 डे का ही होता है। बाकी फॉलिक्यूलर फेज जो है वो डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट फीमेल्स के अंदर। जिनकी साइकिल लंबी है उनके अंदर लंबा होगा, जिनकी साइकिल छोटी है उनकी छोटा होगा। ओके,
तो यहाँ आंसर ऑप्शन बी बनता है। आगे चलते हैं, फीमेल्स में मीनोपॉज कब हो रहा है, तो अराउंड 50 ईयर्स हो रहा है। अराउंड 50 ईयर्स का मतलब ये 45 से 50 के दरमियान हो सकता है। 65 बहुत लेट हो जाएगा, 55 भी लेट हो जाएगा, 30s में नहीं होता, तो आंसर यहाँ ऑप्शन सी बनता है। आगे चलते हैं भाई, अगले सवाल में कह रहा है ईस्ट्रस साइकिल। अब ईस्ट्रस साइकिल डिफरेंट एनिमल्स में होती है, कैट्स में होती है, और ये नॉर्मली तब होती है जब उनका ब्रीडिंग सीजन होता है। तो जब भी ब्रीडिंग सीजन होता है तो फीमेल्स के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की फीमेल्स हैं उनके अंदर साइकिल स्टार्ट होती है जिसको ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं। तो अल्टीमेटली आम्स लोगों की ज़बान में से कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म या कैट हीट के ऊपर आई हुई है, मतलब वो ब्रीड करना चाह रही होती है, वो मीटिंग करना चाह रही होती है ताकि वो अपनी जनरेशन को प्रोड्यूस कर सके। तो यहाँ आंसर क्या होगा, ब्रीडिंग पीरियड होगा। तो ब्रीडिंग पीरियड शुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं, कौन सी तरह का सेल डिवीजन गोनेड्स में हो रहा होगा, तो मैंने अभी आपको बताया गोनेड्स के अंदर माइटोसिस भी हो रहा है। अगर आप याद करो, स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना माइटोसिस से, और फिर मियोसिस भी चल रहा है। तो बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस शुड बी द राइट आंसर। अक्सर बच्चे इसको मियोसिस लगा के आएंगे, बट आंसर एग्जैक्टली क्या है, ऑप्शन डी, बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस। आगे चलते हैं, अगले सवाल में कह रहा है ह्यूमन गैमीट्स में क्या होगा। तो ह्यूमन गैमीट क्योंकि हैप्लॉइड है तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सोमैटिक सेल के मुकाबले में आधे होंगे। एज मैनी एज एन ओवम, नो, ये भी नहीं हो सकता। डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, नो, हैप्लॉइड होगा। तो आंसर यहाँ ऑप्शन बी बनता है। और किसकी वजह से हैप्लॉइड है, मियोसिस की वजह से। आगे चलेंगे, अगले सवाल में कह रहा है oogenesis के दौरान डिप्लॉइड सेल जो प्रोड्यूस होता है, ईच डिप्लॉइड सेल प्रोड्यूस। अब होता ये कि oocyte, मान के चलो प्राइमरी oocyte, ये आगे जब अपनी पूरी साइकिल करेगा तो मियोसिस 1 के नतीजे में 2 सेल बनेंगे, एक ये वाला सेल, एक छोटा सा सेल जिसे पोलर बॉडी कहते हैं। और फिर मियोसिस 2 होगी तो उसके नतीजे में ये पोलर बॉडी 2 फर्दर और पोलर बॉडीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी। और ये जो सेकेंडरी oocyte है ये एक बड़े सेल में जो मैच्योर सेल है जिसे ओवम कहोगे वो, और एक छोटी पोलर बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 3 पोलर बॉडीज़ और एक ओवम। ये भी, ये वाला जो फेज है ये भी तब होता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाए, बट स्टिल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, एक फंक्शनल एग होता है, 3 पोलर बॉडीज। तो आंसर यहाँ ऑप्शन सी बनता है। ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगले सवाल में कह रहा है 100 एग्स 100 स्पर्म्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम। भाई देखो, एक डिप्लॉइड सेल एक ओवम प्रोड्यूस करेगा, फंक्शनल ओवम, और 3 पोलर बॉडीज कन्वर्ट कर बनाएगा। तो 100 एग्स हैं तो जाहिर सी बात है 100 डिप्लॉइड सेल से आए होंगे, ठीक है, 100 डिप्लॉइड सेल से आए होंगे। तो यहाँ आंसर आपने देखा कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम डैश एंड डैश मियोटिक डिवीजन। तो जाहिर सी बात है 100 मियोटिक डिवीजन हुई होगी। तो मान के चलो ये एक डिप्लॉइड सेल है, इस डिप्लॉइड सेल में प्राइमरी oocytes कह लो, इसने अपनी मियोटिक डिवीजन कंप्लीट की तो एक ही फंक्शनल एग बना। तो अगर 100 डिप्लॉइड सेल्स होंगे तो 100 ही ओवम बनेंगे, तो 100 मियोटिक डिवीजन होगी। अब 100, ठीक है, तो इसका मतलब है ए और डी तो नहीं हो सकता। अब देखो, अगर आपको याद हो, अगर मैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाऊं, ये एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये आगे जाके 4 स्पर्म बनाता है, तो आपसे नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, सिंपली जितने स्पर्म्स दे रहा है 100 दे रहा है उसको डिवाइड कर दोगे 4 से, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लगेंगे और कितने डिविजन्स होंगे। तो यहाँ आंसर 25 आ जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप समझ गए तो आपके लिए चीज़ आसान है। आगे चलते हैं, कह रहे हैं oocyte के बारे में क्या चीज़ ठीक है। तो oocyte, प्राइमरी oocyte याद रखना बर्थ से पहले बन जाता है, बट इसको रोक दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है एट द ऑनसेट ऑफ मीनोपॉज फीमेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग देम, ये तो बन चुके हैं, तो इसका मतलब है स्टॉप प्रोड्यूसिंग देम वाली चीज़ ठीक नहीं है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन फीमेल्स थ्रू आउट एडोलेसेंस, नहीं प्रोड्यूस, देखो जो oocyte है वो ऑलरेडी बन चुके हैं, प्राइमरी oocyte ऑलरेडी बन चुके हैं बर्थ से भी पहले। तो यहाँ पे आंसर बी भी नहीं हो सकता। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल एंड स्टोर्ड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये तो मेल्स में होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ले दे के आपके पास ऑप्शन डी बचता है, यानी कि एट बर्थ द ह्यूमन फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड ऑल द oocyte शी विल एवर प्रोड्यूस। तो जितने oocyte एक फीमेल में बर्थ से पहले बन चुके हैं वही आगे जाके जो है वो सारा काम करेंगे। तो यहाँ आंसर ऑप्शन डी बनता है। आगे चलते हैं,
कह रहा है अटैचमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस। तो यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो का अटैच हो जाना ये कहलाता है इम्प्लांटेशन। नॉर्मली छठे दिन के बाद होती है, फर्टिलाइजेशन के छठे दिन के बाद होती है। गेस्टेशन कहते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी का जो पीरियड है। कंसेप्शन फर्टिलाइजेशन को कह सकते हो, रिप्रोडक्शन तो बिल्कुल ही अलग चीज है। तो आंसर यहां क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगले सवाल में कह रहा है हाईली कंटेजियस डिजीज, एक ऐसा कंटेजियस डिजीज जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर देखने को मिलती है, म्यूकस जो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट यानी मेल्स की बात कर रहे हैं उसके अंदर देखने को मिलता है, वो कौन सा डिजीज होता है। तो सिफिलिस नॉर्मली जो है वो जॉइंट्स और इस तरह के ऑर्गन्स को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। जेनाइटल हर्पीस अराउंड द जेनाइटल्स का देखने को मिलता है। एड्स जो है वो पूरी बॉडी को ही अल्टीमेटली इफेक्ट कर रहा होता है। तो गुनोरिया अकॉर्डिंग टू पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, गुनोरिया बनेगा। तो गुनोरिया शुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ स्पीशी। तो अभी हमने देखा था कि स्पीशी का रिप्रोड्यूस करना और अपनी जगह नए स्पीशी को लेकर आना, दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ स्पीशी। ठीक है, तो दैट इज रिप्रोडक्शन। तो आंसर यहां ऑप्शन सी बनता है। ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। आगे चलेंगे। अगले सवाल में कह रहे हैं नंबर ऑफ स्पर्म जो कि फर्टिलाइजेशन में इस्तेमाल होते हैं। देखो मिलियंस ऑफ स्पर्म बनते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए सिर्फ एक स्पर्म का ओवम के साथ फ्यूज करना काफी होता है। तो सिर्फ एक स्पर्म चाहिए होता है। आंसर यहां ऑप्शन ए 1 बनता है। आगे चलते हैं भाई। स्पर्म डिफर फ्रॉम स्पर्मेटिड विद रिस्पेक्ट टू। स्पर्म स्पर्मेटिड से डिफरेंट है किस हिसाब से। देखो स्पर्म और स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड ही मेच्योर होकर स्पर्म बनाता है, तो स्पर्मेटिड भी हैप्लॉइड है, स्पर्म भी हैप्लॉइड है। अमाउंट ऑफ डीएनए में तो कोई फर्क नहीं है, क्रोमोसोम नंबर में भी कोई फर्क नहीं है। नंबर में कोई फर्क है, जितने स्पर्मेटिड होते हैं आगे में वो मेच्योर होकर स्पर्म बनाते हैं, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं होगा। स्पर्मेटिड इमेच्योर है जबकि स्पर्म मेच्योर है, तो बिहेवियर में फर्क है। यहाँ आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या बन सकता है, यहाँ आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन सी बन सकता है। तो ऑप्शन सी माइट बी द ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है oogenesis के लिए oocyte डिवाइड करता है। अब होता क्या है, ये प्राइमरी oocyte है। अगर मैं इस बहस में अभी ना पढ़ूं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो ये oocyte डिवाइड करता है और एक बड़ा सा सेल बनता है जिसे सेकेंडरी oocyte कहते हैं, एक छोटा सा सेल बनता है। क्या ये डिवीजन सिमेट्रिक है, दोनों सेम तरह के सेल्स बने? नहीं, ये डिवीजन एसिमेट्रिक है। तो एक डिवीजन तो ये हो गई मियोसिस 1। फिर ये बड़ा वाला सेल जिसे सेकेंडरी oocyte कह रहे हो, ये एक और बड़ा सेल बनाता है जिसे फाइनली आप ओवम कह देते हो, ओवा कह देते हो, और यहाँ पे एक और पोलर बॉडी बन जाती है। तो एक एसिमेट्रिक डिवीजन यहाँ हुई है और दूसरी एसिमेट्रिक डिवीजन यहाँ हुई है, तो 2 एसिमेट्रिक डिवीजन हुई है। आंसर यहाँ ऑप्शन बी बनता है। तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है पिक अप द आउटकम ऑफ मियोसिस 1। मियोसिस 1 का आउटकम क्या है, मियोसिस 1 से आपको मिल क्या रहा है? तो हमें पता है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे मियोसिस 1 करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। ठीक है, तो मियोसिस 1 से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहे टेस्टिस मूव अवे फ्रॉम द बॉडी ड्यू टू। अब अक्सर बच्चे इसको क्या पढ़ेंगे, स्पर्म पढ़ेंगे, स्पर्म मूव अवे फ्रॉम द बॉडी ड्यू टू। अब स्पर्म बॉडी से बाहर निकलता है मीटिंग के दौरान ऑब्वियसली, तो यहाँ पे स्पर्म का तो नहीं पूछा, यहाँ पे टेस्टिस का पूछा है। अब टेस्टिस एक पाउच के अंदर है जिसे आप स्कॉटल सैक कह रहे हो, स्कॉटम कह रहे हो। अब होता है कि जब भी बॉडी का टेम्परेचर या आसपास का टेम्परेचर बढ़ता है, ये बॉडी से दूर चला जाता है, और जब भी बॉडी का टेम्परेचर जब भी बाहर का टेम्परेचर कम होता है, ये बॉडी के करीब आ जाता है। ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। इसके पीछे मसल्स होते हैं, क्रेमेस्टर मसल होता है, डार्टोज मसल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट असल में टेस्टिस बॉडी से अवे मूव करता है जब भी बाहर का टेम्परेचर क्या हो, बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाए। तो व्हेनेवर बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेस्टिस बॉडी से दूर जाएंगे। तो आंसर यहाँ ऑप्शन ए बनेगा। हाइपोथर्मिया में क्या होगा, हाइपोथर्मिया उल्टा होगा। सही, तो आंसर यहाँ क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं भाई। कॉर्पस लूटियम कब डिजेनरेट करता है? तो जब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो क्या होगा, स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज किया, फर्टिलाइजेशन हो गई। तो अब फर्टिलाइजेशन के नतीजे में कॉर्पस लूटियम को कहा जाएगा कि भाई 3 महीने तक अब आपने काम करना है। इसे कहते हैं कॉर्पस लूटियम ऑफ प्रेगनेंसी। 3 महीने तक काम करेगा। अगर क्या हो जाए,
अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, ओव्यूलेशन तो होगी, ठीक है, बट अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो विद इन फ्यू डेज ये डीजनरेट करके कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन सी बनता है, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन शुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। डैश इज ऑफन कॉल्ड बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल किसे कहते हैं? बर्थ कैनाल, फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड ये कहती है कि वजाइना इज एक्चुअली कॉल्ड द बर्थ कैनाल। वजाइना को आप बर्थ कैनाल कह सकते हो। यहाँ आंसर वजाइना बनता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वुल्वा कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया को फीमेल के, ठीक है। आगे चलेंगे। अगले सवाल में कह रहा है कॉइल्ड मासेस ऑफ टिब्यूल्स फाउंड इन टेस्टिस। तो टेस्टिस के अंदर आपको ये जो स्ट्रक्चर मिल रहा था इसे टेस्टिकुलर लोब्यूल कह रहे थे। इसमें 1 से लेकर 4 तक क्या हो सकते हैं? 1 to 4 कॉइल स्ट्रक्चर हो सकता है जिसे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहते हैं। तो दिस शुड बी द राइट आंसर। यूरिनोजेनिटल डक्ट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। सही है। आगे चलेंगे। अगले सवाल में कह रहा है टेम्परेचर ऑफ स्पर्म इज कंट्रोल्ड बाय। बेसिकली होना चाहिए था टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का टेम्परेचर कौन कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। वो जो स्पर्म के लिए, जो टेस्टिस के लिए बैग है स्कॉटम, वो बॉडी के करीब आ रहा है, बॉडी से दूर जा रहा है, वही तो टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा है। तो स्कॉटम शुड बी द राइट आंसर, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है एंट्रेंस और एंड एग्जिट ऑफ यूट्रस। तो अगर आपको याद हो, दिस इज यूट्रस और यहाँ पे वजाइना थी। ये जो एंट्रेंस और एग्जिट है इसे सर्विक्स कहते हैं। तो सर्विक्स इज एक्चुअली जहाँ पे आपको म्यूकस का प्लग मिलता है, वो एंट्रेंस और एग्जिट का काम कर रहा है। तो आंसर यहाँ ऑप्शन सी बनता है। आगे चलते हैं। कह रहे वो कौन सा ऑर्गन सिस्टम है जो 2 सेक्सेस के दरमियान डिफरेंट हो सकता है? तो ऑब्वियसली रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल में आपको अलग सिस्टम मिलेगा, मेल में आपको अलग ऑर्गन्स मिलेंगे, फीमेल में अलग। तो यहाँ आंसर ऑप्शन ए बनता है। ओके, आगे चलते हैं। फीमेल के अंदर, फीमेल कब एक्चुअली क्या ओव्यूलेट करती है? तो फीमेल में जब ओव्यूलेशन होती है तो ओव्यूलेशन के नतीजे में सेकेंडरी oocyte बनता है और यही ओव्यूलेट करके आगे जाता है। बट फर्टिलाइजेशन के बाद फिर ये ओवम में कन्वर्ट होता है। एक्चुअली फीमेल ओव्यूलेट करती है oocyte। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं इनमें से कौन सा इलोंगेटेड हैप्लॉइड सेल है? अब इन्होंने इलोंगेटेड का लफ्ज लिख दिया है, तो ऑब्वियसली इलोंगेटेड के लिए ये जो सेल आपको नजर आ रहा है ये इलोंगेटेड है, काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये क्या है? ये मैच्योर स्पर्म है। स्पर्मेटेड इलोंगेटेड नहीं होता, तो स्पर्म। और ओवम तो बिल्कुल भी इलोंगेटेड नहीं है। ओवम तो सिंपल इस तरह का एक सेल है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। बोथ ओवरीज आर लोकेटेड विद इन द। बोथ ओवरीज कहाँ होती है? देखो, सम बुक सेज के एब्डोमिनल कैविटी में, बट नीचे की तरफ है, एब्डोमिनल कैविटी में नीचे की तरफ है। फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लियरली मेंशन ये करती है कि जो ओवरीज हैं ये एब्डोमेन में एक मेम्ब्रेन होती है पेरिटोनियम, उसके अंदर है। तो ये पेरिटोनियल कैविटी में, प्लूरल कैविटी तो लंग्स के अराउंड होती है, एब्डोमिनल कैविटी अक्सर बच्चे लगाएंगे बट नहीं होगा, तो रेजिक कैविटी भी नहीं हो सकता। तो आंसर यहाँ ऑप्शन बी बनता है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है हैप्लॉइड जीनोम ऑफ स्पर्म इज कंटेन्ड। अगर आप स्पर्म को देखो तो स्पर्म का जो हैप्लॉइड जीनोम होता है वो यहीं पे होता है। दिस इज कॉल्ड द हेड। तो हेड शुड बी द राइट आंसर। इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं, उसका फर्टिलाइजेशन में रोल है, बट यहां पे जीनोम होगा। आगे चलेंगे। अगले सवाल में कह रहे हैं कितनी पोलर बॉडीज बनती हैं oogenesis के दौरान एक सिंगल एग में? तो अभी हमने बार बार देखा कि 3 पोलर बॉडीज बनती है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर 3 होगा, एक मैच्योर एग बनेगा। आगे चलते हैं। अनलाइक डैश, डैश इज कंटिन्यूस। क्या चीज कंटिन्यूस है? स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। किसके अगेंस्ट? oogenesis का प्रोसेस कंटिन्यूस नहीं है, रुकता है फिर चलता है फिर रुकता है। तो oogenesis के प्रोसेस के हिसाब से स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस है। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंटिन्यूस है, तो आंसर ऑप्शन ए बनता है। आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। इस सवाल में कह रहे हैं मेच्योर मेल गैमीट। तो मेच्योर फीमेल गैमीट को एग या ओवम कह रहे हो, मेल गैमीट को क्या कहोगे? स्पर्म कहोगे। यहां पे आके हमने जितने क्वेश्चंस, जितने टॉपिक्स और जितने कॉन्सेप्ट्स रिप्रोडक्शन से रिलेटेड थे, तमाम कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से देखा। स्टिल अगर आपका कोई मसला है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन सिंपली ज्वाइन व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप सो कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से स्टिल कवर अप हो चुके होंगे। स्टिल कोई मसला है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह
आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।